आज अपन अपने राजनीति विज्ञान जो क्लास 12 के लिए फर्स्ट बुक है, जिसका पहला चैप्टर है द्विध्रुवीयता का अंत, उस चैप्टर को एक वीडियो के अंदर पूरा रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। हालांकि चैप्टर काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसमें अपन उन सभी तथ्यों को कंसाइज करने की कोशिश करेंगे जो अपने एग्जाम्स के अंदर सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है और किस प्रकार से पूछे जाए, उसके हिसाब से इस चैप्टर को अपन तैयार करेंगे। 15-20 मिनट के अंदर अपन इस पूरे चैप्टर को अच्छे से याद करने की कोशिश करेंगे। एक चीज गारंटेड है कि अगर आपको लिखी हुई चीजें याद रहे या नहीं रहे, लेकिन सुनी हुई चीजें जो है वो जरूर याद रहेगी। तो इसको अच्छे से ध्यान से सुनना है। आपको एग्जाम में आपकी पढ़ी हुई चीजें भले याद आए नहीं आए, लेकिन मेरी बोली हुई चीजें आपके कानों में जरूर सुनाई देगी। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस चैप्टर की, जिसका नाम है द्विध्रुवीयता का अंत। द्विध्रुवीयता का अंत। सबसे पहली चीज, द्विध्रुवीयता बनी कैसे, वहां से शुरुआत करते हैं। तो एक पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 के अंदर, जो कि 1918 तक चला। यह था प्रथम विश्व युद्ध। इस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक क्रांति होती है जिसका नाम है सोवियत या समाजवादी क्रांति। प्रथम विश्व युद्ध के समय क्रांति हुई थी जिसे नाम दिया गया समाजवादी क्रांति, और यह क्रांति 1917 के अंदर हुई थी। पिछले साल ये सवाल सीधा सीधा पूछ लिया गया था कि समाजवादी क्रांति कब हुई, तो 1917 के अंदर हुई थी, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। इसी दौरान 1920 में एक संस्था बनती है जिसका नाम है लीग ऑफ नेशंस। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का पूर्वगामी कौन सा संगठन था, तो उसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस, LON। तो ये संयुक्त राष्ट्र का पूर्वगामी संगठन था। 1920 में इसको बनाया गया था। बनाने के पीछे कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ, इसके जो उसके बाद में इसके परिणाम देखे गए, तो ये सोचा गया कि ऐसा कोई संगठन बनाया जाए जो आगे कभी युद्ध नहीं होने दे, तो उसके लिए बनाया गया लीग ऑफ नेशंस। लेकिन दूसरा विश्व युद्ध क्योंकि 1939 में शुरू हो जाता है, इसका मतलब ये अपने सही ढंग से कार्य नहीं कर पाया, इसलिए पहले जो ये लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था, इसको रद्द कर दिया गया, और फिर उसके बाद यूएनओ की स्थापना होती है। तो इसके बाद बात करते हैं दूसरे विश्व युद्ध की। दूसरा विश्व युद्ध 1939 में शुरू होता है और 1945 तक चलता है। इसी दौरान 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना होती है, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का अगर दिन पूछा जाए तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। अगर बात करें इस युद्ध की, तो इस युद्ध के अंदर दो गुट थे, जिसमें एक तरफ मित्र राष्ट्र और दूसरी तरफ दूरी राष्ट्र हुआ करते थे। अब मित्र राष्ट्र के अंदर कौन कौन से और दूरी राष्ट्र में कौन कौन, इसमें ध्यान रहे। मित्र राष्ट्र के अंदर अमेरिका और जो USSR है ये, और इसके साथ में फ्रांस, ये भी इसी में था। अगर बात करें दूरी राष्ट्रों के अंदर, तो दूरी राष्ट्र इसमें थे जर्मनी, इटली, जापान, तो ये सब दूरी राष्ट्रों के अंदर थे। तो इसमें प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद में दो ताकतें उभर कर आई, एक थी USA और दूसरी थी USSR। यानी पूरा जो विश्व है, इस पूरे विश्व के अंदर दूसरे विश्व युद्ध के बाद में दो ताकतें बची जो कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली थी। पहली थी USA और दूसरी थी USSR। USA का मतलब है अमेरिका और USSR का मतलब है सोवियत संघ, यानी यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, सोवियत संघ रूस, इसको लेकर एक संगठन बनाया गया। अब जब ये दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया, तो इसके खत्म होने के बाद में ये जो दो महाशक्तियां हैं, ये दोनों महाशक्तियां एक महाशक्ति बनने के लिए एक दूसरे से होड़ करने लगी। यानी जो दोनों मित्र राष्ट्र थे, अब ये दोनों शत्रु बन गए, और इनके बीच में एक युद्ध, ठंडे तरीके से एक युद्ध शुरू हो गया था, जिसको कहा गया था शीत युद्ध। शीत युद्ध का मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे जो है अस्त्र शस्त्र लाएं और एक दूसरे से लड़ाई करनी शुरू कर दे। शीत युद्ध का मतलब होता है, आपने कभी कुत्तों की लड़ाई देखी होगी, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते पर भौंकता रहेगा, ये वाला भी भौंकेगा, इधर वाला भी भौंकेगा, वही शीत युद्ध है। यानी दोनों एक दूसरे पर भौंकेंगे लेकिन काटेंगे नहीं। इसका मतलब है ये हथियारों से नहीं लड़ा जाने वाला युद्ध है, ये केवल और केवल बातों के द्वारा लड़ा जाने वाला युद्ध है। तो शीत युद्ध किसे कहा जाता है? हथियारों से नहीं लड़कर केवल विचारधाराओं की जो लड़ाई है, उसे क्या कहा गया? शीत युद्ध। इसकी एक सबसे अच्छी परिभाषा मेरे को याद आती है, जिसमें ये कहा गया कि ये कागजी गोलों से लड़ा जाने वाला युद्ध है। यानी ऐसा युद्ध जिसमें असली गोले नहीं दागे गए, जिसमें कागजी गोले डाले गए। तो USA और USSR में दुश्मनी हो जाती है। जैसे ही इन दोनों के अंदर दुश्मनी होती है, अब ये दोनों जब दुश्मनी कर लेते हैं, तो अपने अपने नए गुट बनाना शुरू करते हैं। तो USA जो है वो इसके लिए एक गुट बनाता है 1949 के अंदर, जिसका नाम है नाटो।
नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये 1949 में अमेरिका ने एक गुट बनाया था जिसका नाम था नाटो। इसका उद्देश्य ये था कि नाटो के जितने भी सदस्य देश है, अगर उनमें से किसी एक देश पर भी हमला किया जाए तो इसका मतलब पूरे नाटो के सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा और सारे देश इकट्ठा होकर उस देश पर हमला कर देंगे। यानी एक तरीके से ये रूस को चेतावनी दे रहा था कि मेरे साथ में जो लोग खड़े हैं, अगर उनमें से किसी के भी खिलाफ, एक के भी खिलाफ गया तो तुम्हारे साथ सब के सब जाकर क्या कर देंगे, तुम पर हमला कर देंगे। इधर यूएसएसआर ने कहा हम भी कम नहीं है, तो इसने एक संधि करी जिसका नाम है वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट यानी वार्सा संधि, और ये किया गया 1955 के अंदर। तो वार्सा पैक्ट या वार्सा संधि जो है 1955 में की गई यूएसएसआर के द्वारा। इसके अलावा नाटो के अलावा अमेरिका ने 2 संधियां और की, एक थी सीटो और एक थी सेंटो। तो ये संधियां जो है या ये जो संगठन है ये बनाए गए थे अमेरिका के द्वारा और वार्सा पैक्ट बनाया गया था यूएसएसआर के द्वारा। तो प्रश्न पूछा जा सकता है यूएसएसआर का संगठन कौन सा था, वार्सा पैक्ट, और अमेरिका का कौन सा था? तो ध्यान रहे नाटो, सीटो और सेंटो। अब अगर इसके बाद की बात करें तो जैसे अमेरिका और इनके बीच में 2 गुटों में विभाजन हो जाता है तो 2 गुट यानी कि 2 ध्रुवीयता। 2 गुट का मतलब 2 ध्रुवीयता यानी द्विध्रुवीयता। पूरा विश्व जो है वो 2 ध्रुवों के अंदर बट गया। अब 2 ध्रुवों में किस प्रकार बटा, यानी अगर मैं कहूं कि वो वाला हिस्सा जो पूर्वी हिस्सा है और ये वाला हिस्सा पश्चिमी हिस्सा है, यानी उसको कहा गया पूर्वी दुनिया और इसे कहा गया पश्चिमी दुनिया। तो पूर्वी दुनिया और पश्चिमी दुनिया के अंदर 2 गुटों में ये विभाजन हो जाता है। पूर्वी दुनिया यानी कि दूसरी दुनिया और पश्चिमी दुनिया यानी कि पहली दुनिया। अमेरिका और उसके जो भी साथी देश थे वो सारे के सारे देश कहलाते पहली दुनिया। यानी ये वाली जो है इस तरह वाली ये होगी पहली दुनिया और ये हो गई दूसरी दुनिया। पहली दुनिया जो है इसको कहा गया पश्चिमी दुनिया। पहली दुनिया यानी पश्चिमी दुनिया और दूसरी दुनिया का मतलब पूर्वी दुनिया। पहली दुनिया जो है ये पूंजीवादी विचारधारा को रखती थी, यानी इसमें जो भी लोग थे वो पूंजीवादी विचारधारा यानी निजीकरण को महत्व देते थे। इनका मानना था कि हमेशा जितनी भी ये संपत्तियां हैं ये जिसके पास होनी चाहिए उन्हीं के पास रहे, यानी ये सरकार के पास संपत्ति होने का विरोध करते। जबकि ये जो पूर्वी दुनिया है ये सपोर्ट करते थे समाजवादी, यानी इनका मानना था कि पूरा जो विश्व है वो किस हिसाब से होना चाहिए, समाजवाद के आधार पर होना चाहिए। समाजवाद का मतलब है कि जितने भी संसाधन है उन सभी संसाधनों को सरकार के पास रखा जाए और सरकार उसका वितरण और दोहन करे जनता के बीच में। तो ये था समाजवादी और पूंजीवादी दुनिया। अब बात करें अपने यहाँ से कि भारत इसमें किसकी तरफ गया, समाजवाद की तरफ गया या पूंजीवाद की तरफ गया। तो अपना भारत जो है वो उस समय अपने प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू दोनों ही पक्षों में जाने के विरोध में थे और उन्होंने कहा ना तो समाजवादी और ना ही पूंजीवादी, हम तीसरी दुनिया बनाएंगे जिसका नाम होगा गुट निरपेक्षता। तो तीसरी दुनिया बनाई गई और वो दुनिया बनाई गई जवाहरलाल नेहरू के साथ में 5 और देशों के व्यक्ति थे, इंडोनेशिया के, गाना के, यूगोस्लाविया के, तो इस प्रकार मिस्र के। ये 5 देशों के 5 प्रधानमंत्री मिले और इन्होंने एक तीसरी दुनिया बनाई जिसको कहा गया गुट निरपेक्षता। यानी इन्होंने कहा ना तो हम पहली दुनिया में है ना हम दूसरी दुनिया में, लेकिन फायदा हम दोनों तरफ से देखेंगे, जिस तरफ भी अपना फायदा होगा हम उस तरफ जाएंगे। अब यूएसएसआर ने क्या किया, यूएसएसआर ने जब ये सारे संगठन बन रहे थे या दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के साथ में इसने जो फांसीवादी ताकतें थी उनसे कई देशों को आजाद करवाया। फांसीवादी ताकतों का मतलब है जो देश दूसरे देशों को गुलाम बनाकर रखते हैं उनको बोलते हैं फांसीवादी ताकत। यानी पूर्वी दुनिया के अंदर जितने भी गुलाम देश थे उनको आजाद करवाया और उनको अपने साथ मिलवाया। अब जैसे ही उनको आजाद करवाया तो सारे के सारे लोग यूएसएसआर से प्रभावित हो गए और सब उसके साथ मिल गए। तो यूएसएसआर केवल अकेला रूस नहीं था, यूएसएसआर का मतलब रूस और उसके साथी सहयोगी देश भी थे जिसमें 15 कुल जो देश है वो मिले थे। अब जैसे ये सारा मामला चल रहा था यानी ये द्विध्रुवीयता जो पूरी चरम पर आ गई थी, अब ये शुरू कहां से होती है या कहां से इसका स्टार्टिंग माना जाए या शीत युद्ध का प्रतीक किसे कहा जाता है, तो ध्यान रहे एक 1961 में दीवार बनती है जिसका नाम है बर्लिन की दीवार। 1961 में बर्लिन की दीवार बनती है जिसको शीत युद्ध का प्रतीक कहा जाता है। यानी अगर सवाल पूछ लिया जाए कि शीत युद्ध का प्रतीक किसे माना जाता है तो बर्लिन की दीवार 1961 में ये बनती है और 9 नवंबर 1989 यानी 9 नवंबर 1989 को ये दीवार गिर जाती है। तो इसके साथ में बर्लिन की दीवार के बनने के साथ में शीत युद्ध शुरू होता है और बर्लिन की दीवार के
गिरने के जस्ट बाद में शीत युद्ध क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यानी 1989 में बर्लिन की दीवार गिरती है, 1991 के अंदर शीत युद्ध पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। अब बात करते हैं इसके आगे। तो जैसे ये शीत युद्ध समाप्त होता है, तो शीत युद्ध समाप्त होने के जस्ट बाद में, यानी कि अपन बात कर रहे हैं बर्लिन की दीवार की, बर्लिन की दीवार, तो ये थी कहां पर, तो एक देश है जर्मनी, जर्मनी के बीचों बीच में एक दीवार बनेगी बर्लिन शहर के बीच में। ये 150 किलोमीटर लंबी दीवार थी, जिसको क्या कहा गया, बर्लिन की दीवार। और इस दीवार से जो पूरा जर्मनी था और इसके साथ में पूरा विश्व जो है वो दो भागों में बढ़ गया। यानी इस दीवार से उस तरफ जितने भी देश थे वो सभी देश यूएसएसआर के पक्ष में थे, और इस दीवार से इस तरफ जितने भी देश है वो सभी के सभी अमेरिका के पक्ष में थे। ये दीवार 1961 में बनती है और 9 नवंबर 1989 को ये दीवार गिर जाती है, और इस दीवार को जर्मनी की यानी बर्लिन की जो जनता थी उन्होंने गिरा दिया, और इस दीवार के गिरने के साथ में शीत युद्ध भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है 1991 के अंदर। अब ये तो बात हो गई बर्लिन की दीवार की, लेकिन इसके साथ में सोवियत संघ का क्या हुआ, रूस का क्या हुआ, तो वो बात करते हैं। तो यूएसएसआर जो है, यूएसएसआर जो है ये 15 देशों से मिलकर बना, और ये 15 देश जो है वो कौन कौन से हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहले इसमें बाल्टिक देश, 3 देश इसमें बाल्टिक देशों की तरफ से आते हैं। उसके बाद बात करते हैं काकेश देश, 3 देश इसमें काकेश से थे, और मध्य एशिया के देश थे 5 देश, 5 देश जो है वो मध्य एशिया से आए थे। 9 ग्रुप यानी बिना किसी समूह वाले जो है 3 देश वो थे, और 1 देश जो है वो इस यूएसएसआर का उत्तराधिकारी बनता है। आपको सभी के नाम अभी याद हो जाएंगे तुरंत। सबसे पहले बात करते हैं बाल्टिक देशों के, कौन कौन से देश बाल्टिक देशों में थे। तो बाल्टिक देशों में 3 देश थे, ELL, सीधा याद रखना है ELL का मतलब एस्टोनिया, लातूनिया और लिथुआनिया। एस्टोनिया, लातूनिया, लिथुआनिया, ये 3 देश बाल्टिक देशों से। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि बाल्टिक देश कौन कौन से थे, तो एस्टोनिया, लातूनिया और लिथुआनिया। उसके बाद बात करते हैं काकेश देशों की, तो काकेश को ध्यान रखना, आपको कहना है जा, यानी जो भी अपना काका है उसको बोलना है जा। तो जा से बनेगा जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान। जॉर्जिया, अर्मेनिया और अजरबैजान, ये 3 देश है। उसके बाद मध्य एशिया की बात करें तो इसमें 5 देश थे जिनका नाम है KKTTU, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। वापस देख लो, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, 5 देश ये थे। इसके बाद बात करते हैं 9 ग्रुप वाले, तो 9 ग्रुप वाले भी 3 देश थे, जिसको याद रखना है MUB से, MUB। तो 9 ग्रुप वाले कौन कौन से देश थे, माल्डोवा, यूक्रेन और बेलारूस। तो ये टोटल मिलाकर हो जाते हैं 14, और इसका उत्तराधिकारी जो बनता है वो बनता है रूस, क्योंकि रूस इनमें सबसे ज्यादा ताकतवर था, इसलिए उत्तराधिकारी भी किसको मिला, रूस को मिला। तो इसके साथ में ये जो 15 देश है, इन 15 देशों से मिलकर बना हुआ जो यूएसएसआर है वो यहाँ पर वापस टूट जाता है, यानी 15 देश जो है वो क्या हो जाता है, विभाजित हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है, जो बाल्टिक देश है ये सारे के सारे पूंजीवादी व्यवस्था को अपना लेते हैं। बाकी के ये जितने भी देश है ये बड़े, ये सारे के सारे क्या करते हैं, एक नया संगठन बना था जिसके अंदर ये सारे चले जाते हैं, यानी कि CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल। उसके अंदर ये 12 देश क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। अब इसके आगे की बात करते हैं। उसके बाद सोवियत प्रणाली क्या है, यानी रूस के अंदर एक प्रणाली लाई गई थी जिसका नाम है सोवियत प्रणाली। सोवियत प्रणाली क्या होती, इसका अर्थ है, जैसे मैंने अभी कहा कि जितने भी उत्पादन और दोहन के जो साधन है या जितने भी संसाधन है वो सभी सरकार के हाथ में रहेगी और सरकार उन्हें जनता को प्रोवाइड करवाएगी। तो ये होती है सोवियत प्रणाली। यानी अगर सीधी भाषा में कहे तो समतामूलक समाजवाद के आदर्शों पर आधारित ये थी। समतामूलक समाजवाद के आदर्शों पर आधारित व्यवस्था क्या थी, सोवियत प्रणाली, जिसका अर्थ यही था कि जितने भी संसाधन है वो जनता के हाथ में डायरेक्ट नहीं रखकर किसके हाथ में रहेगी, सरकार, और सरकार उनको बराबर तरीके से वितरण करेगी। यानी इसमें गरीब और अमीर जो है उनका अंतर ज्यादा नहीं हुआ करता था। अब बात करते हैं इसकी कमियां की, कि भाई ये देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है लेकिन इसकी कमियां क्या हुई। इसकी सबसे बड़ी कमी ये रही कि जब सरकार के हाथ में ज्यादा चीजें आ जाती है तो नौकरशाही जो होते हैं, जो सरकारी अफसर होते हैं,
वो अपने पद का दुरुपयोग करने लग जाते हैं और भ्रष्टाचार उत्पन्न हो जाता है। यानी पहला जो है वो है नौकरशाही और भ्रष्टाचार। नौकरशाही और भ्रष्टाचार, यानी नौकरशाही बढ़ता है और भ्रष्टाचार जो है उसका भी क्या हो जाता है, बढ़न हो जाता है। उसके बाद अगर बात करें तो नौकरशाही और भ्रष्टाचार बढ़ने के बाद में जो सत्तावादी लोग हैं, ये भी अपने पावर का क्या करने लग जाते हैं, गलत इस्तेमाल करने लग जाते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो इस प्रणाली के तहत सबको सही तरीके से व्यवस्था नहीं मिल पाती है, तो ये भी इसका एक तीसरा कारण होगा। फिर इसमें जो है वो एक ही पार्टी जो है उसका भी शासन रहा, यानी हमेशा से यहाँ पर एक पार्टी रही। अब एक पार्टी कौन सी रही, कम्युनिस्ट पार्टी। ये भी इसकी कमी है कि भाई किसी और को पार्टी बनाने का मौका ही नहीं दिया गया, यानी कोई भी अन्य दल नहीं बनाया जा सकता, कोई भी अन्य दल नहीं बनाया जा सकता। अब जब अन्य दल नहीं बनाया जाएगा तो इसका एक और होगा कि लोकतंत्र जो है वो कमजोर हो जाएगा। बोलने की जो स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता ये भी क्षीण हो जाएगी धीरे धीरे। तो ये सारे के सारे इसकी क्या है, कमियां हैं। इससे खाद्यान्न में कमी आ गई, खाद्यान्न को आयात करना पड़ा। और भी लिख सकते हैं, जितने चाहे उतने लिख सकते हैं। खाद्यान्न में कमी हो गई, खाद्यान्न में कमी होने के बाद में खाद्यान्न बाहर से आयात करना पड़ा, राज्य के ऊपर भार ज्यादा बढ़ा। अमेरिका के साथ में कंपीट करते करते, यानी हथियारों की जो होड़ चल रही थी उसमें देश की हालत और ज्यादा खराब हो गई। रूस की जो मुद्रा है रूबल, उसके अंदर भी क्या हो गई, गिरावट आ गई। अपन बात करते हैं सोवियत संघ का जो विघटन होता है, इस विघटन के क्या क्या परिणाम है। अभी अपन ने चर्चा करी कि सोवियत जो प्रणाली बनी वो क्या थी, सोवियत प्रणाली की कमियां क्या क्या थी। अब सोवियत प्रणाली जो है इसकी विशेषताएं भी वही है, एक पार्टी, ठीक है, एक पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी, अन्य दल नहीं बनना, जनता को जितनी भी जो पावर है वो सरकार के पास में रहेगी और सरकार जनता के साथ में जो संसाधन है उनका दोहन करने की अनुमति प्रदान करेगी। अब बात करते हैं इस यूएसएसआर का जो विघटन हुआ उसका परिणाम क्या बना। कारण भी पूछ सकते हो, परिणाम भी पूछ सकते हैं। अगर बात करें कारण की तो यूएसएसआर के विघटन के सबसे बड़े जो कारण रहे वो 1985 के अंदर इनके महासचिव बनते हैं, यानी जो महासचिव बनता है वो इसका क्या होता है, राष्ट्रपति। तो 1985 में बनते हैं मिखाइल गोर्बाचेव। गोर्बाचेव जैसे इसके महासचिव और राष्ट्रपति बनते हैं तो गोर्बाचेव ने ये किया कि हम इसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे, यानी इसमें जैसे जैसे सुधार करने की कोशिश करी तो वो सुधार तो नहीं लेकिन उलझाते जरूर गए। इन्होंने सुधार के लिए कुछ नीतियां बनाई जिनका नाम भी आपसे पूछा जा सकता है क्या क्या होती है। एक इन्होंने नीति बनाई पेरेस्ट्रोइका, एक नीति इन्होंने बनाई ग्लासनोस्ट, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका, ये इनकी दो नीतियां थी। पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट ये रूसी भाषा के शब्द है जिसका मतलब ये होता है, पेरेस्ट्रोइका का मतलब पारदर्शिता। इन्होंने कहा कि पूरा प्रशासन जो है वो पारदर्शी रहेगा और ग्लासनोस्ट का मतलब है खुलापन, सारी नीतियां खुले तरीके से क्या होगी, दर्शाई जाएगी। तो पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने सुधार किए काफी, या सुधार करने के प्रयास किए जिसकी वजह से धीरे धीरे इसकी अर्थव्यवस्था जो है वो डाउन पर जाने लगी। इसी के तहत मिखाइल गोर्बाचेव एक थेरेपी लेके आते हैं जिसका नाम है शॉक थेरेपी, जिसके बारे में अभी अपन चर्चा करेंगे कि शॉक थेरेपी क्या है। तो शॉक थेरेपी लेके आए और ये थेरेपी जो है जिसने पूरे रूस के उद्योग धंधों को सबको नष्ट करके रख दिया। तो इस शॉक थेरेपी की बात करेंगे, ये सभी इसके कारण है। इसके अलावा भी अगर कारण कहा जाए तो इसके कारण ये भी थे कि जो रूस है वो इन सभी बाकी के देशों से सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, इसलिए इनमें सिर्फ चलती किसकी थी, रूस की चलती थी, जिसकी वजह से भी लोग नाराज थे। इसके अलावा जो समाजवाद है, ये समाजवाद सही तरीके से लागू होने के बजाय भ्रष्टाचार को ज्यादा बढ़ावा दे रहा था। तो जितनी भी कमियां हैं वही इसके विघटन का क्या होगी, कारण होगी। अब बात करते हैं इसके आगे, इसके विघटन के परिणाम, यानी इसका विघटन क्यों हुआ, विघटन होने के बाद में क्या क्या चीज हुई। जैसे यूएसएसआर का विघटन होता है सबसे पहला काम तो ये हुआ कि जो शीत युद्ध है वो समाप्त हो गया, विघटन होते ही शीत युद्ध समाप्त हो गया। दूसरी बात, शीत युद्ध अगर समाप्त हुआ तो विश्व के अंदर जो दो ध्रुवीयता है इसका भी अंत हो गया, तो द्विध्रुवीयता का अंत। इसके बाद बात करें तो जो दूसरी दुनिया है उसका भी क्या हो गया, अंत, दूसरी दुनिया भी खत्म हो गई। फिर बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो इसके साथ में जो समाजवादी विचारधारा है वो हार गई और पूंजीवादी विचारधारा जो है उसका जो परचम है वो लहराने लग गया। अमेरिका जो है वो एकमात्र
शक्ति बची, एकमात्र महाशक्ति बची, यानी पूरे विश्व में अगर कोई शक्ति बची थी तो वो शक्ति कौन सी रही? अमेरिका रही। अब बात करते हैं इसके आगे। तो ये सारे के सारे जो है वो इसके विघटन के परिणाम है, यानी इसकी वजह से। इसके अलावा अपन लिख सकते हैं कि जितने भी उद्योग धंधे थे वो सारे उद्योग नष्ट हो गए, खाद्यान्न की भरपूर कमी हो गई। ये सारे के सारे इसके परिणाम है, यानी जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो ये सारी चीजें हुई। इसके अलावा भी आप बहुत सारे कारण लिख सकते हो या परिणाम लिख सकते हो कि 15 जो देश है वो 15 देश वापस अलग अलग हो जाते हैं, तो ये भी लिख सकते हो भाई 15 देशों का विभाजन हो गया, जिनमें से बाल्टिक गणराज्य जो थे वो पूंजीवादी विचारधारा को अपना लेते हैं और जो बाकी के 12 जो देश है वो सीआईएस के अंदर चले जाते हैं, यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। अब इसके बाद अपन बात करते हैं शॉक थेरेपी की। शॉक थेरेपी का अर्थ क्या होता है? सबसे पहली चीज, शॉक थेरेपी का मतलब ये है, आपने कई बार सुना होगा कि इसके शॉक लगाने चाहिए, यानी झटके लगाने चाहिए। शॉक का मतलब होता है आघात देना। शॉक का मतलब क्या होता है? आघात देना, यानी आघात देकर उपचार करना क्या कहलाता है? शॉक थेरेपी। यानी सीधी सी बात है, किसी को थप्पड़ मार के वापस टॉफी देके चुप करवा दो, वही क्या होती है? शॉक थेरेपी होती है। यानी कि किसी को आघात देकर उपचार पहुंचाना क्या कहलाती है? शॉक थेरेपी। अब यहाँ पर आघात किसी को नहीं दिया जा रहा था, यहाँ पर हुआ क्या था उसकी बात करते हैं। तो आघात देकर उपचार करना, ये होती है शॉक थेरेपी। अब यहाँ पर इसका संबंध किससे है? तो शॉक थेरेपी जो है वो समाजवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण की, समाजवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण जो है वो क्या कहलाए? शॉक थेरेपी। यानी इसमें समाजवादी जो विचारधारा है उससे धीरे धीरे लोग किसकी तरफ बढ़ने लगे? पूंजीवाद की तरफ बढ़ने लगे। रूस के अंदर जहां पर भयंकर समाजवाद था, वो समाजवाद को धीरे धीरे कम करने की कोशिश की गई और कौन सा अपनाने की कोशिश कर रहे थे? पूंजीवाद की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। इसी को कहा गया समाजवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण, जिसे क्या कहा जाता है? शॉक थेरेपी कहा गया। अब बात करते हैं शॉक थेरेपी की विशेषताएं, यानी इसकी विशेषताएं क्या क्या थी। तो इस शॉक थेरेपी के अंदर जो सुधार है वो काफी तेज सुधार करने की कोशिश की गई। दूसरी बात, जो इसका आपने अर्थ लिखा है वही इसका क्या लिख सकते हो आप? इसकी विशेषता भी लिख सकते हो कि ये समाजवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण करने लगी। और इससे क्या हुआ? इससे ये सोचा गया कि अगर समाजवाद से पूंजीवाद की तरफ जाएंगे तो हो सकता है अपने देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। तो अर्थव्यवस्था को सुधार करने की कोशिश करने के लिए लाई गई, तो अर्थव्यवस्था सुधार वाली बात भी थी। इसके अलावा हथियारों की होड़ जो है वो भी कम की गई, तो हथियारों की होड़ को कम करने की कोशिश की गई। इसके अलावा अगर अपन बात करें शॉक थेरेपी की विशेषता की, तो अब इनकी जो मुद्रा थी उस मुद्रा में बदलाव किया गया। यानी इनकी जो मुद्रा है वो पहले समाजवाद के हिसाब से चल रही थी, अब इन्होंने अपने मुद्रा के अंदर भी क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो ये सारी की सारी इसकी विशेषताएं। अब अगर बात करें इसके परिणाम की, यानी शॉक थेरेपी लाने से हुआ क्या क्या, तो शॉक थेरेपी लाने से जितने भी काम हुए वो सारे के सारे जो सोचे थे उसका उल्टा ही था। सबसे पहले काम तो ये हुआ कि इसने कहा कि उद्योग धंधे ज्यादा बढ़ाएंगे, तो उद्योग धंधे क्या हो गए? नष्ट हो गए। भाई शॉक थेरेपी के अंदर निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा था, तो निजी हाथों में जब सारी चीजें चली गई तो वो उद्योग धंधे सारे क्या हो गए? नष्ट हो गए। उसके बाद पहले सहकारी खेती हुआ करती थी, जिसमें सारे लोग जो है जमीनें सारी इकट्ठी कर दी, पूरी जमीन, कोई भी उस जमीन का मालिक नहीं है, मालिक सरकार है। सारी की सारी जनता इकट्ठे उस जमीन पर क्या करेगी? खेती करेगी। उसके बाद जो भी अनाज उत्पन्न होगा उस अनाज को सरकार को दे देगी, सरकार उसी में से वापस जनता को वितरण कर देगी उनके खाने पीने के लिए। यानी ये आय का स्रोत नहीं था, बल्कि अपनी आजीविका चलाने का स्रोत हुआ करता था। तो जब ये सहकारी खेती खत्म कर दी और निजी खेती शुरू करी, तो निजी खेती शुरू करने से जो खेती है वो भी क्या हो गई? नष्ट हो गई। अब खेती नष्ट होगी तो क्या होगा? खाद्यान्न जो है वो कम हो जाएगा, खाद्यान्न में कमी। अगर खाद्यान्न कम होगा तो क्या करना पड़ेगा? खाद्यान्न को बाहर से मंगाना पड़ेगा, यानी खाद्यान्न का आयात करना पड़ेगा। जब खाद्यान्न का भी आयात करने लग जाओगे, उद्योग धंधे भी नष्ट हो जाएंगे। तो उद्योग धंधे नष्ट होने के बाद एक टर्म्स आती है जिसका नाम है गेराज सेल। क्या नाम है? गेराज सेल। इसका भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि गेराज सेल क्या है, इंपोर्टेंट है काफी। गेराज सेल का मतलब है जो 90% से ज्यादा उद्योग धंधे वहां पर जो थे उनको सस्ते दामों पर बेचा गया।
यानी जितने भी उद्योग धंधे थे वो सारे चौपट हो रहे थे। तो 90% से ज्यादा उद्योगों को सस्ते कीमतों पर बेचा गया, जिसको विश्व की सबसे बड़ी क्या कहा जाता है, गराज सेल कहा जाता है, जिसमें सभी उद्योग धंधे नष्ट हो गए थे। अच्छा, इसका भी एक नुकसान ये हुआ कि गराज सेल के अंदर जो उद्योग धंधे बिक रहे थे उसके लिए अधिकार पत्र जारी किए गए थे, यानी खरीदने वालों को अधिकार पत्र दिए जाते हैं। अब उन अधिकार पत्रों को भी जनता ने खरीदने के बजाय काला बाजारी से बेचने के लिए उपयोग करने लगे। जैसे आज के टाइम पे अपने गैस जो होती है, गैस सिलेंडर एक्स्ट्रा दिया जाता है, तो लोग उस एक्स्ट्रा गैस सिलेंडर का उपयोग करने के बजाय उस एक्स्ट्रा गैस सिलेंडर को ब्लैक के अंदर बेचने लग जाते हैं। तो यही उस समय उन्होंने अधिकार पत्रों के साथ में किया। तो अगला पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो कि अधिकार पत्रों को अधिकार पत्र बेच दिए, लोगों ने अपने अधिकार पत्र बेचे। ये भी इसका क्या था, परिणाम था। इसके बाद अगर बात करें तो जो पूरी अर्थव्यवस्था थी रूस की, वो अर्थव्यवस्था पूरी क्या होगी, नष्ट होगी। अर्थव्यवस्था नष्ट होगी तो सबसे ज्यादा खतरा होगा उसकी जो मुद्रा है उसमें। रूस की मुद्रा रूबल के अंदर भी क्या होगी, गिरावट। तो ये सारे के सारे इसके क्या है, परिणाम है। आपको एग्जाम में ज्यादा नहीं 4 या 5 लिखने होते हैं, यहाँ पर 8-8, 10-10 लिखे हुए हैं, जिसमें से आप सिलेक्टिव 4-5 याद कर लो और उसका थोड़ा कलेक्ट करके लिखो। यानी अगर मैंने लिखा उद्योग नष्ट, तो यहाँ पर आपको पूरा लिखना है एग्जाम के अंदर कि सोवियत शॉक थेरेपी आने के बाद में उद्योग धंधे सारे के सारे नष्ट हो गए, यानी लाइन बड़ी हो जाएगी उससे। तो ये हुआ शॉक थेरेपी का परिणाम। अब इसके आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, जिसमें अपन बात कर रहे हैं सोवियत और भारत, यानी भारत और सोवियत संघ के रिश्ते किस प्रकार के हैं, और ये सोवियत संघ और भारत के जो रिश्ते हैं इसका किसको कितना फायदा मिलता है। सबसे पहले बात करें यूएसएसआर की, यानी यूएसएसआर से भारत को क्या फायदा है। सबसे पहला फायदा यह है कि जब भी चीन या पाकिस्तान से युद्ध होता है तो उसमें हमेशा यूएसएसआर अपनी तरफ से लड़ने के लिए आता है। तो पहला फायदा तो ये हुआ। दूसरा, जब भी यूएनओ के अंदर कोई मैटर जाता है तो यूएनओ के अंदर हमेशा यूएसएसआर जो है वो भारत की तरफ से वोटिंग करता है। तीसरा, अपन सबसे ज्यादा जो है वो अपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी उद्योगों के अंदर या फैक्ट्रीज वगैरह है उनमें सबसे ज्यादा निवेश जो करता है वो रूस करता है। तो ये तो यूएसएसआर से भारत को फायदे। अब भारत से यूएसएसआर को कौन कौन से फायदे, तो भारत जो है वो हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है, और हथियार कौन बनाता है, रूस। यानी पूरी दुनिया में रूस से हथियार खरीदने में भारत दूसरे नंबर पर है। तो हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार कौन है, भारत है। दूसरी इसकी बात करें तो भारत से रूस को जो फायदा है वो ये है कि उसकी अर्थव्यवस्था, क्योंकि हथियार खरीदेगा तो पैसे भी कमाएगा रूस, तो अर्थव्यवस्था के अंदर भी उसकी इंक्रीमेंट में इसका फायदा होता है। तीसरा, हमेशा भारत और रूस एक दूसरे को मित्र मानते हैं, तो जहां पर रूस को जरूरत पड़ती है भारत हमेशा उसकी पूरी सहायता करता है। चौथा, इसमें यह भी है कि यूएनओ के अंदर भारत भी क्या करता है, हमेशा रूस की सहायता करता है। तो ये सारे के सारे जो है वो रूस और भारत की मित्रता के ऊपर है। इसके अलावा आखिरी जो है वो ये भी है कि 1971 का जब युद्ध हुआ था, उस 1971 वाले युद्ध के अंदर अमेरिका पाकिस्तान की तरफ से युद्ध करने के लिए अमेरिका की सबसे बड़ी सेना जिसका नाम है 7वां बेड़ा वो लेकर आ जाता है। इस तरफ जो रूस है वो भारत की सहायता करने के लिए अपनी सबसे बड़ी सेना जिसको 40वां बेड़ा कहा जाता है वो भी लेकर आ जाता है। यानी उसमें पाकिस्तान को पीछे खदेड़ने में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल रहा था वो रोल रहा था यूएसएसआर यानी कि रूस का, और रूस की वजह से 1971 का युद्ध जीत पाए थे। तो ये है अपना पहला चैप्टर द्विध्रुवीयता का अंत, जो कि 6 मार्क्स का है, और इसमें एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, यानी जो निबंधात्मक प्रश्न है वो इसी में से मिलेगा। अब निबंधात्मक प्रश्न में कौन सा आ सकता है तो वो मैं बता दूं। निबंधात्मक प्रश्न के लिए एक तो शॉक थेरेपी जो अपन ने पढ़ी थी, एक तो वो ये क्वेश्चन आ सकता है कि शॉक थेरेपी क्या है, अर्थ बताओ, इसके कारण और परिणाम भी बतानी है, विशेषता बतानी है। दूसरा, सोवियत प्रणाली जो है उसका अर्थ, सोवियत प्रणाली का अर्थ और उसकी विशेषताएं, और इसके साथ में उसकी कमियां भी बतानी है। तीसरा जो है यूएसएसआर के विघटन के परिणाम, यूएसएसआर के विघटन के परिणाम बताने, तो ये भी इसका तीसरा क्वेश्चन है। ये 3 इसके सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिनमें आने के चांसेस है। अब यूएसएसआर वाले क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि मिखाइल गोर्बाचेव की सुधार की नीतियों के क्या परिणाम रहे, तो परिणाम यही रहा था कि यूएसएसआर का विघटन हो जाता है 25 दिसंबर 1991 को, जिसके साथ में शीत युद्ध पूरा का पूरा क्या होता है, समाप्त। यानी यहाँ पर दो ध्रुवीयता के अंत में सबसे मेन जो प्रश्न है 4 नंबर वाले वो ये 3 प्रश्न है। धन्यवाद।